आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो यूपीएससी के लिए और स्टेट पीसीएस दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट या हिंदी में इसको बोला जाता है भुगतान संतुलन। अब भुगतान संतुलन क्या होता है, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये कौन बनाता है, इसको बनाने के लिए किसका गाइडलाइन फॉलो किया जाता है, भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट क्या हैं, उन कंपोनेंट में कोई प्रॉपर डेफिनेशन किसी वर्ड की होगी तो वो सब भी हम समझेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली इट इज अ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री with the non-resident of that country within a specific time period and that specific time period is taken usually as 1 year। मतलब एक देश के जो निवासी हैं उनका उसी देश के गैर निवासी या विश्व के अन्य देश के जो निवासी हैं उनके साथ एक निश्चित समय अवधि में जो आर्थिक लेन देन होता है और वह निश्चित समय अवधि सामान्यतः 1 वर्ष लिया जाता है। उस आर्थिक लेन देन के जो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है उसी को भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट बोला जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इट इज द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड नॉन रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री या रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो कंपोनेंट है वो 2 कंपोनेंट है, एक होता है करेंट अकाउंट कंपोनेंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट कंपोनेंट। करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्या होता है ये समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि एसेट और लायबिलिटी क्या होती है। एसेट का मतलब होता है कि आपको फ्यूचर में कुछ रिटर्न मिलेगा और लायबिलिटी का मतलब होता है कि आपको फ्यूचर में कुछ रिटर्न देना होगा। जैसे हम नॉन इकोनॉमिक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इंडियन सोसाइटी में जनरली क्या होता है, लड़कियों को पेरेंट्स जो है वो लायबिलिटी समझते हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि उनको ये लगता है कि जब ये लड़की की शादी होगी, ससुराल जाएगी तो इसके साथ दहेज देना पड़ेगा, मतलब भविष्य में कुछ देना पड़ेगा। और लड़कों को जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं वो एसेट मानते हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में जब उस लड़के की शादी होगी तो उसको दहेज मिलेगा। तो ये तो हो गया हमारा नॉन इकोनॉमिक एग्जाम्पल। अब हम इकोनॉमिक एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। जैसे आप अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं, आपने पैसा बैंक में डिपॉजिट किया तो अब बैंक के लिए वो लायबिलिटी बन गया है। क्यों? क्योंकि अब वो बैंक भविष्य में आपको इंटरेस्ट के साथ आपका पैसा वापस करेगा, लेकिन आपके लिए जिसने पैसा जमा किया उसके लिए वो एसेट है। क्यों? क्योंकि उसको भविष्य में इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस मिलेगा। ऐसे बैंक जब लोन देता है तो वो बैंक के लिए एसेट होता है, क्योंकि बैंक ने जिस कस्टमर को लोन दिया है इंटरेस्ट के साथ वो उसको वापस मिलेगा भविष्य में। लेकिन जिस कस्टमर को बैंक ने लोन दिया है उस बैंक के उस कस्टमर के लिए वह एक लायबिलिटी होगी, क्योंकि उस कस्टमर को वह लोन भविष्य में इंटरेस्ट के साथ वापस करना होगा। ये होता है एसेट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। आई होप समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब अगर हम ये देखें कि करेंट अकाउंट में किस चीज को रखा जाता है, कैपिटल अकाउंट में किस चीज को रखा जाता है, तो ऐसे समझिए कि एसेट और लायबिलिटी पे अगर कोई प्रभाव पड़ता है या इम्पैक्ट पड़ता है तो उसको हम कैपिटल अकाउंट में रख देते हैं, और एसेट लायबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है तो उसको करेंट अकाउंट में रख देते हैं। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि करेंट अकाउंट में क्या कंपोनेंट होता है। करेंट अकाउंट को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, विजिबल और इनविजिबल। विजिबल का मतलब होता है सदृश और इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य। विजिबल का मतलब क्या होता है कि हम उसको देख सकते हैं, जैसे गुड्स या किसी भी प्रकार की कोई वस्तु, अगर इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो उसको करंट के विजिबल में रखा जाता है। गुड्स हमें दिखाई देता है इसीलिए विजिबल में रखा है, गुड्स को हम टच कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसी चीजें होती हैं जो दिखती हैं। कोई भी सामान, आप जैसे मान लीजिए आईफोन प्रो 16 मैक्स मंगा लिया आपने यूएसए से, तो वो दिखेगा कि हाँ आपने मंगाया है, तो वो गुड्स, तो उसको कहाँ पे रखेंगे? विजिबल में। इसके अलावा इनविजिबल को 3 पार्ट में हम लोग फर्दर डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है सर्विसेज, दूसरा होता है इनकम और तीसरा है ट्रांसफर। सर्विसेज का मतलब सेवाएं। सेवाएं मतलब जैसे अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया से कुछ लोग इंडिया में मैच देखने आए थे, तो अब इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने सर्विस एक्सपोर्ट किया है, ये इंपोर्ट नहीं। ऐसे आप मान लीजिए यूएसए गए, आपने वहां जाके न्यूयॉर्क में कॉफी पिया, चाय पिया, घूमे, फिर वापस आ गए,
तो अब क्या हुआ कि इंडिया ने सर्विस इंपोर्ट किया है, क्योंकि आप यूएसए में गए तो इंडिया का पैसा लेके गए, वो यूएसए को पैसा देके आए। ऐसे ऑस्ट्रेलिया से जो लोग वर्ल्ड कप देखने इंडिया में आए थे, तो वो लोग इंडिया को अपना पैसा देके गए, तो इंडिया ने वो सर्विस एक्सपोर्ट किया था। सर्विस में और भी चीज, जैसे आप मान लीजिए लंदन गए, वहां पे आपने हेयर कटिंग करा लिया, किसी सैलून में गए, किसी होटल में रुके, तो वो सब इंडिया का पैसा आप ले जाके वहां देते हैं। तो इसका भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, सर्विसेज का भी। इसको सेवाएं बोलते हैं हिंदी में। और एक चीज ध्यान रखिएगा, एक टर्म और होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसको बोला जाता है व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन में बेसिकली क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है विदिन अ फाइनेंशियल ईयर या यूजुअली 1 ईयर। तो ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में ये देगा कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, तो इट इज ऑप्शन में अगर रहे कि इट इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल, तो वो गलत हो जाएगा। इट इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि विजिबल में ये सब चीजें भी आती हैं। तो बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन इन द एग्जाम, अदरवाइज आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत है कि आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। फिर इनविजिबल में हम लोग आ जाते हैं दूसरा, इनकम। इनकम का मतलब होता है हिंदी में आय। आय का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई इंडियन है, उसको विदेश में किसी कंपनी में या कोई कंपनी खोल रखा है, उससे वहां पर कुछ प्रॉफिट मिला या लाभ मिला। ऐसे हो सकता है कि कोई इंडियन हो जो विदेश में, उसने कोई शेयर वगैरह खरीद रखा हो, तो शेयर में जो कंपनी लाभ देती है उसको लाभांश बोलते हैं, या इंग्लिश में डिविडेंड बोलते हैं। तो वो डिविडेंड किस में आ जाएगा, इनकम में आ जाएगा। या हो सकता है कोई बैंक वगैरह से लोन लिया हो, तो उस लोन का जो इंटरेस्ट अमाउंट है, लोन नहीं, ध्यान रखिएगा, लोन जो है वो कैपिटल में जाएगा, लेकिन ये जो इंटरेस्ट या ब्याज है वो करेंट अकाउंट में आता है, क्योंकि ये एक बार देने पे खत्म हो जाता है, आगे इसमें कोई एसेट लायबिलिटी नहीं होती है। लेकिन लोन क्या है, वो एसेट लायबिलिटी। तो इनकम में प्रॉफिट, डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये सारी चीजें आती हैं। और ये सब चीजें हमें दिखती नहीं है, इसको हम टच नहीं कर सकते। ये सब चीजें ये बस ऑन पेपर, ऑन रिकॉर्ड, ये सब चलता रहता है। दिखता हमें क्या है, सिर्फ गुड्स कोई मंगाएंगे तो। ऐसे ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर मतलब होता है हस्तांतरण या हस्तांतरित भुगतान। ये ट्रांसफर ऐसी चीज होती है, इसको बोला जाता है इट इज अ वन साइड पेमेंट विदाउट एक्सचेंज ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज। तो ट्रांसफर पेमेंट मींस इट इज अ वन साइड पेमेंट विदाउट एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी या विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं। तो ट्रांसफर में जैसे क्या है, गिफ्ट। अब जैसे कोई मान लो आपका रिलेटिव यूएसए में आपको इंडिया में गिफ्ट दे रहा है, तो उसके बदले में कुछ लेगा नहीं, ना तो कोई आर्थिक गतिविधि आप करेंगे, ना ही कोई गुड्स एंड सर्विस उसके बदले में देंगे। ऐसे रेमिटेंसेज हैं, जैसे मान लीजिए आपके घर का कोई बड़ा भाई हो, या आपके फादर हो, या आपका कोई रिलेटिव हो जो यूएसए या लंदन या किसी गल्फ कंट्री में रह रहा है, अब वो वहां से आपको पैसे भेज रहा है, तो उसके बदले में आप कोई आर्थिक गतिविधि नहीं करते हैं, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती है, ना ही आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में देते हैं, फिर भी वो आपको मंथली पैसे भेज रहे हैं, तो इसको बोला जाता है रेमिटेंसेस। नेक्स्ट ऐसे डोनेशन आता है। डोनेशन का मतलब होता है चंदा। कई सारे एनजीओ हैं इंडिया में जो फॉरेन से डोनेशन लेते हैं, उसके बदले में उस एनजीओ को कोई सर्विस, उस डोनेशन देने वाले को कोई सर्विस नहीं देते, कोई गुड्स नहीं देते, या कोई उसके बदले में आर्थिक गतिविधि, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती है। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, ये करंट अकाउंट में, और करंट अकाउंट के इनविजिबल में। अब हम लोग आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में हमने बताया वो चीजें होती हैं जो एसेट या लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट डालती हैं। जैसे एफडीआई है, कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आता है निवेश या इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट दो तरह का होता है, एफडीआई और एफपीआई। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एफपीआई का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन पोर्टफोलियो या इसी को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है, विदेशी संस्थागत निवेश। तो एफडीआई और एफपीआई ये दोनों क्या है, ये इन्वेस्टमेंट है, इससे एक तरह का निवेश आता है और उस देश के एसेट को प्रभावित करता है। अब एफडीआई और एफपीआई में क्या डिफरेंस होता है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, पूरा एफडीआई और एफपीआई में क्या डिफरेंस है। अभी बस सिंपल तरीके से ये समझिए कि किसी कंपनी में अगर मोर देन 10% का इन्वेस्टमेंट कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन करता है तो उसको एफडीआई बोलते हैं, और लेस देन 10% होता है तो उसको एफपीआई या एफआईआई बोला जाता है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में एफडीआई और एफपीआई पे पूरा डिटेल में आपको बता देंगे कि क्या होता है। दूसरा हम लोग लोन पे आ जाते हैं। लोन या बोरोइंग या उधार या ऋण। अब ये लोन भी दो तरह का होता है, एक होता है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग और एक होता है सोवरिन लोन। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग का मतलब होता है बाह्य वाणिज्यिक ऋण या उधार। अब ये क्या होता है, ये कॉमर्शियल बोरोइंग होती है, मतलब कोई वाणिज्यिक कंपनी इस बोरोइंग को कर रही होगी विदेश से,
तो आपने उधार लिया मतलब कि ब्याज के साथ वापस में लौटाएंगे, तो मतलब ये एसेट लायबिलिटी को इम्पैक्ट कर रहा है। तो एसेट लायबिलिटी को इम्पैक्ट कर रहा है, इसलिए हमने इसको कैपिटल में रखा है, क्योंकि जिसने भी बोरोइंग की होगी वो भविष्य में ब्याज के साथ लौटाएगा ना। ऐसे होता है सोवरिन लोन या संप्रभु ऋण बोला जाता है इसको। ये जब एक देश किसी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से या दूसरे देश से जब लोन लेता है तो उसको सोवरिन लोन बोलते हैं। जैसे इंडिया वर्ल्ड बैंक से लोन ले रखा है, जापान से लोन ले रखा है, तो ये सब क्या है, ये सोवरिन लोन या संप्रभु ऋण बोला जाता है इसको। अब ये एक तरह का लोन है, मतलब इंडिया ने अभी लिया लेकिन भविष्य में ब्याज के साथ ये सब लोन वापस करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। तो ये एसेट लायबिलिटी को प्रभावित कर रहा है, इंडिया के लिए लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है, मतलब इसको हम कैपिटल में रखेंगे। इसके अलावा लास्ट इसमें जो कंपोनेंट है वो है बैंकिंग कैपिटल। बैंकिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, इससे कोई एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट इंडियन है, अब उसने मान लीजिए इंडिया के किसी बैंक में अपना अकाउंट खोल रखा है, वहां पे अपना पैसा डिपॉजिट कर रखा है, तो उस एनआरआई को ये इंडियन बैंक जहां उसने पैसा डिपॉजिट कर रखा है उसके डिपॉजिट पे इंटरेस्ट के साथ उसको फ्यूचर में वापस करना पड़ेगा। मतलब उस बैंक के लिए लायबिलिटी है लेकिन उस एनआरआई के लिए वो एसेट है। तो अगेन ये एसेट लायबिलिटी को प्रभावित कर रहा है, तो इसको हमने किसमें रखा है, कैपिटल में रखा है। तो एनआरआई अकाउंट या एनआरआई डिपॉजिट किसमें आता है, वो कैपिटल अकाउंट में आता है। ये ध्यान रखिएगा, एनआरआई जो रेमिटेंस भेजता है वो करंट में है, यानी इन करंट के इनविजिबल में, क्योंकि उस रेमिटेंस को उसे वापस नहीं देना है, वो अपने घर वालों को खर्चे के लिए भेज रहा है। लेकिन अगर एनआरआई ने कोई बैंक अकाउंट ओपन कर रखा होगा तो उस एनआरआई को वो बैंक भविष्य में ब्याज के साथ वापस करेगा उसका अमाउंट। उस बैंक के लिए लायबिलिटी हो गई है, उस एनआरआई के लिए एसेट है, तो ये किस में आएगा, ये कैपिटल में आएगा। रेमिटेंस के बदले में कुछ लेना देना नहीं हुआ, एक बार ट्रांसफर हो गया, खत्म। क्लियर है? तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट से कई बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। अब आप लोग आज जाइए, यूपीएससी के जितने भी क्वेश्चन हैं और स्टेट पीसीएस के भी, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जनरली यही पूछता है कि इसमें से कौन सा करंट अकाउंट में आता है, कौन सा कैपिटल अकाउंट में आता है, या कौन सा विजिबल में है या कौन सा इनविजिबल में है। तो ये आप अब समझिएगा एसेट लायबिलिटी से जोड़ के, और सारे क्वेश्चन अब आपके सॉल्व हो जाएंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में एफडीआई और एफपीआई क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे।